गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। 17 सेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी नया ज्वाइन किया है या बीच में ज्वाइन किया है और पुराने सेट को नहीं देखा है तो आप पुराने सेट्स को देख सकते हैं। वो आपके कोर्स के अंदर, सब्सक्रिप्शन के अंदर, कोर्स के अंदर रिवीजन प्रैक्टिस बैच के नाम से आपको मिलेगा और उसमें सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। असाइनमेंट वगैरह भी सारे आपको वहीं मिल जाएंगे। अगर आपको रिवीजन भी करना होता है तो सारी की सारी क्लासें वहीं पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो सवाल हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फोकस बनाए रखिएगा। सवालों को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल दे रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं 34 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 पुरुषों और 5 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ऐसे सवाल आपको फेज 1 के एंड में और फेज 2 के स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे सवाल आपके आए थे एनटीपीसी के। तो चलिए फटाक से इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है इतने आदमी, इतने महिलाएं इतने दिन में काम करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक आदमी की क्षमता m और एक औरत की क्षमता w है एक दिन की। अगर एक आदमी की क्षमता m मानोगे तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5m हो जाएगी। एक औरत की क्षमता को अगर मैंने w माना है तो 8 औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8w। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे? इस क्षमता से। कह रहे हैं मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 34 दिन काम कर रहे हैं। तो कितना काम कर देंगे? इतना काम कर देंगे। ये पहली कंडीशन में बोल रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन में बात करें तो बोला है 4 आदमी और 18 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 28 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों को क्या कर दिया? बराबर। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? आदमी और औरत के काम करने की क्षमता का अनुपात, और फिर उसको यहीं पे रख के टोटल काम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो आखिरी कंडीशन पूछी गई कि अगर 3 पुरुष और 5 महिलाएं द्वारा उसी काम को किया जाना है तो कितना समय लगेगा, उसके बाद आगे उसको हल कर लेंगे। चलो भाई इसको हल करते हैं। 2 से काट दो, ये क्या है? 14। 2 से काट दो, ये क्या है? 17। अब 17 का गुणा अंदर कर दो। 17 पचे 85, ये हो जाएगा 85m। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। 17 8 कितना होता है? 136। 8 7 56, 8 1 8 5 13, 136w। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है बट ध्यान से करेंगे। 14 चौको 56, 56m प्लस 18 चौक 72, 18 एकन 18, 18 और 7 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 252w। सारे m को एक तरफ लो। ये 56m है, ये 85m है, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। 29m बराबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। 12 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 116w। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 30 चौका कितना होता है? 120। 4 गुने के पास में है। अगर मैं 4 का गुणा करूं, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, 4 से पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो इसे काट दिया। कितनी बार चला गया? 4 बार। देखो सिंप्लीफाई होकर आसान हो गया। ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन था लेकिन नीचे आसान हो गया। अब बोलो बच्चों, m बटे w अगर हम निकालेंगे तो w इधर आया, इधर तो कुछ है नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा? 4 और नीचे कुछ नहीं, तो क्या लिख दिया? 1। कहने का मतलब अगर आदमी की क्षमता 4 है तो औरत की क्षमता कितनी है? 1 है। अब चाहे आप यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, मैं यहां पे रख देता हूं। अगर आदमी की क्षमता 4 और औरत की क्षमता 1 लेता हूं तो 4 पचे 20 और 8 28। 28 क्षमता से ये लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 34 दिन में। तो कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। ये टोटल काम हो गया। अब कह रहा है कि 3 पुरुषों और 5 महिलाओं द्वारा इसी काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अगर एक आदमी की क्षमता 4 तो 3 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 3 12। एक औरत की क्षमता 1 तो 5 औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो क्या हो जाएगा टोटल क्षमता? 3 चौको 12 और प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17। 17 क्षमता से काम करेंगे तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा? ये कितना हो गया? 17। 17 से काट दो, 17 दूना 34 और 28 दूना कितना हो गया? 56। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसमें आपके एग्जाम में 3 वाला भी आया था, आदमी औरत और बच्चों, तो उसमें चाइल्ड वाला भी ऐड हो जाएगा। तो 3 वाला होगा तो 3 वाला भी इसी तरीके से कर सकते हैं। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या कह रहे हैं। ये देखो एक सवाल दिया हुआ है और
a की पावर 2/3, 2a की पावर 1/2, 3a की पावर 1/3 प्लस 2a की पावर 1/6 प्लस 1a की पावर 1/3 माइनस 2a की पावर 1/6 प्लस 1 माइनस a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 माइनस 2। इसका मान पूछ रहा है आपसे। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका उत्तर आ रहा है, जो आपका उत्तर है वो आपके a पर निर्भर कर रहा है क्या? a पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये एक आइडेंटिटी है, आप a का कुछ भी मान रखो आपका उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर ये हमारा जो उत्तर है वो ए पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ए का मैं कोई भी मान लूं मेरा उत्तर बदलेगा नहीं। अगर ए का कोई भी मान लेने पर उत्तर नहीं बदलेगा तो मैं ए का कौन सा मान लूंगा? जो मेरे लिए सबसे आसान है, जिसको मैं सबसे आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ए का एक ऐसा मान ले लो जिससे ये कैलकुलेट करना एकदम आसान है। तो मैंने देखा कि मुझे ए का अगर मान मैं 1 ले लेता हूं तो इसकी पावर चाहे आप n करो और चाहे इसकी पावर 1 होता है, और इसकी पावर चाहे आप 1/n मतलब कितना भी वर्गमूल निकालो, एक वर्गमूल निकालो मतलब स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, पावर 4 रूट निकालो, कुछ भी रूट निकालो, इसका मान हमेशा क्या रहता है? 1 का 1 ही रहता है। तो a का मान अगर 1 लेते हो तो बहुत आसान है, एक तो ये मान ले सकते हैं। दूसरा आप देखो a की जो मैक्सिमम नीचे करने की कोटि है वो कितनी है? 6। तो आप a का मान ऐसा ले सकते हो, a का मान आप ले सकते हो 1 की घात 6, या a का मान ले सकते हो 2 की घात 6, या a का मान ले सकते हो 3 की घात 6, कोई भी ऐसे वैल्यू ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान वैल्यू लो। सबसे आसान वैल्यू क्या दिख रही है? ये वाली दिख रही है, इससे कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो चलो ये मान रख देते हैं। a का मान 1 रखोगे तो जहां जहां पे भी 1 दिख रहा है, पावर कुछ भी हो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। पावर कुछ भी हो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। देखो अगर a का मान 1 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 1 प्लस a का मान रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 2 इस ब्रैकेट में। यहां पे देखो बच्चों क्या आ जाएगा? a का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस a का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2। ये पूरा का पूरा मिल गया हमें। अब देखो हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया? एकदम आसान हो गया, हमें इसको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे हमें इसे क्या करना पड़ता? इसको क्यूब या स्क्वायर या वर्ग आइडेंटिटी लगा के इसे हमें हल करना पड़ता। ठीक है, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, 0 का गुणा इसमें करोगे तो पूरा हो जाएगा 0। यहां पे बच्चों देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा? +1, और 0 + 1 करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0 + 1 करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपको इसको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका उत्तर ए पर निर्भर ही नहीं कर रहा था। ए का कोई भी मान लो आपका आंसर सेम आना चाहिए था, तो ए का मैंने सबसे आसान मान ले लिया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बच्चों ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे? √3 प्लस 2 साइन पी अपॉन 1 माइनस 2 कॉस पी पूरे का क्यूब प्लस 1 प्लस 2 कॉस पी अपॉन √3 माइनस 2 साइन पी पूरे का क्यूब, इसका मान बताना है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग कर सकते हैं वैल्यू पुट तरीके से कर सकते हैं, मतलब p का कोई मान ले सकते हैं, p का मान 0 ले सकते हैं, p का मान 45 ले सकते हैं, p का मान 30 ले सकते हैं, p का मान 60 ले सकते हैं, p का मान 90 ले सकते हैं। और आप कोई भी मान ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मान ले सकते हो। नीचे बस आपको ध्यान रखना है कि 0 नहीं बनना है, तो बस एक मान नहीं ले सकते। यहाँ पे p का मान आप 30 नहीं ले सकते, p आप 30 नहीं ले सकते, और p 60 भी नहीं ले सकते। p 60 ले लोगे तो ये 0, p 30 ले लोगे तो ये 0, ये आपको नहीं लेना है, और p 60 भी नहीं लेना है। √3/2 2 से 2 कट जाएगा। p 60 भी नहीं लेना है, p 30 भी नहीं लेना है। हमेशा याद रखना होता है नीचे 0 ना बने, तो आपको ये दोनों छोड़ के बाकी इन तीनों में कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू लेके, ये वैल्यू लेके, ये वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो। इसको रख के सवाल का मान निकालो, इसको रख के उत्तर का मान निकालो। जो सवाल का मान है वही उत्तर का मान होना चाहिए। लेकिन मान लो सवाल और उत्तर दोनों का मान मैच कर जाए, तो ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन मैच करेगा, 2 नहीं मैच करेगा, तो 2 हटा देना, फिर दूसरा वैल्यू ले लेना, उस पर चेक करना, तो उस पर एक और हट जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन उसमें भी खत्म नहीं होगा, उसमें भी वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक बार बेसिक तरीके से देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा।
ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो आप ये समझो ये क्यूब यहां पे भी है, ये क्यूब यहां पे भी है, ये क्यूब यहां पे भी। जैसे अगर हम बोले a बाई बी की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। या मैं बोलूं a की पावर n गुणे b की पावर n, तो इसका मतलब होता है a गुणे b की पावर n। ठीक, अब देखो जैसे इसको आप क्यूब को एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सोचो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। तो जब इस तरीके से अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर होता है तो क्या करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इन दोनों का गुणा आपस में, वही करेंगे। अब देखो a की पावर 3 और ये दूसरा नंबर है, इसकी भी पावर 3, आपस में गुणा करोगे तो ये वाला a की पावर n, b की पावर n, तो क्या हो जाएगा ab की पावर n। ये गुणे ये और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो √3 मैं डायरेक्ट करता हूं, ये देखो a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी करोगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर p और इस पूरे का क्यूब आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से अगर आप यहां पे करोगे तो ये 1 a माइनस बी a प्लस बी क्या आ जाएगा, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 cos p का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर p और इसका भी क्यूब आ जाएगा। बटे में बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, बटे में बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, इसे मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले इसी को हल कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऑप्शन 0 दिख रहा है तो मैं ये देखना चाह रहा हूं 0 कैसे बनेगा। जब ऊपर की चीज 0 हो जाती है तो उसमें कुछ भी भाग दो आपका 0 बनता है, 0 के केस में नीचे 0 नहीं बनता, ऊपर 0 बनता है। तो मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं क्या ये या ये, इन दोनों में से कोई बन सकता है क्या, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दे रखे हैं। इसके लिए ऊपर पूरा कटना चाहिए, ऊपर कटेगा तभी ऐसा बनेगा। अब बचा है ये पूरा a क्यूब है, ये पूरा b क्यूब है। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या आता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा आता है। अभी भी मेरा फोकस सिर्फ किस पे है, a प्लस b पे है, तो चलो इसको a प्लस b निकालते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b मतलब इन दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर p प्लस 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर p। ठीक, अब देखो ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 साइन स्क्वायर p 4 कॉस स्क्वायर p, 4 कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p। इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। मैंने क्या बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब में एक ब्रैकेट में आता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब इसका मान तो मैंने नहीं निकाला है अभी, लेकिन मैंने इसका मान निकाला, इसका मान कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब जो ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कितना आ जाएगा 0 और नीचे आप कुछ भी लो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग दूंगा हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 0, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप वैल्यू भी पुट करते तो भी इसी तरीका का कैलकुलेशन आता और यहां पे जो मैंने साइन और कॉस लिखा है यहां पे आपको वैल्यूज मिलती है और तभी भी आपको इसी तरीके से करते यहां पे आपको क्या मिल जाता 0 मिल जाता। तो चाहे आप 45 रखते चाहे आप 60 रखते, हर केस में आपको 0 मिलता। जैसे 0 मिलता तो आप यहां पे देखते बस 0 वैल्यू ना लेते, अगर आप 0 वैल्यू और 90 वैल्यू ना लेते 45 पे आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, 45 में आपको 0 मिल जाएगा। 45 रखोगे एक बार में आंसर आ जाएगा। जब आप 45 पे चेक करोगे तभी आपको एग्जैक्ट आंसर दिखेगा। 45 पे निकालोगे ये 0 आ जाएगा, 45 पे निकालोगे ये 1/2 आ जाएगा, 45 पे निकालोगे ये 1 आ जाएगा, 45 पे ये 1 है और ये 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो साधारण ब्याज की कुछ दर पर 12,000 रुपए की राशि ली गई, 4 महीने के बाद 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर पहले की ब्याज की दर का 2 गुना कर दिया गया। वर्ष के अंत में यदि कुल ब्याज 2,800 रुपए हो तो ब्याज की प्रारंभिक दर क्या थी, ये आपको बताना है। आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है कि पहले इसने 12,000 रुपए लगाए, क्या किया 12,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, और उसके बाद में इसने क्या कर दिया है 6,000 और लगा दिए। 12,000 पहले से था, 6,000 और हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, अब 18,000 रुपए हो गया। मतलब यहां तक 12,000 लगा है, लेकिन आगे के लिए 4 महीने हो चुके हैं तो कितने महीने बचे, 8 महीने बचे, और 8 महीने के लिए अब कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा।
लेकिन कह रहा है यहां पे जो दर है उसका 2 गुना कर दिया। मान लो यहां पे दर कितना है x, तो यहां पे दर कितना हो गया 2x, और कह रहा है टोटल ब्याज हमारा दिया हुआ कितना है 2800 रुपए। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो यहां पे ब्याज निकाल लो, यहां पे ब्याज निकाल लो और टोटल ब्याज को जोड़ दो। यहां पे ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और इसको साल में बदल लो तो ये कितना हो जाएगा 1/3 साल। इसको साल में बदल लो तो ये कितना हो जाएगा 2/3 साल। तो 12,000 का x% की दर से 1/3 साल का 12,000 गुणे x गुणे 1/3 और बटे में कितना हो जाएगा 100, प्लस इसी तरीके से 18,000 का 2/3 साल में 2x% की दर से आपका ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे किसके बराबर हो जाएगा? 2800 के बराबर हो जाएगा। क्या करना है? कह रहा है x का ही मान बताना है, प्रारंभिक ब्याज की दर बतानी, बस x का मान निकालना है आपको। देखो बच्चों ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 4, ये कितना हो गया 40x, ये कितना हो गया 40x प्लस यहां पे कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों 2 0 से 2 0 जाएगा, 3 से काट दोगे 3 6 18, कितना बचा 60, और 2 दूना 4, 6 चौको 24, 240x हो जाएगा। 240 और 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 280x बराबर कितना है 2800। अब यहां से देखो 280 से 280 कट जाएगा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा x का मान आपका आ जाएगा 10। तो हमारा जो रेट है वो कितना है 10%। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर है। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? क्या था कि एक राशि को इतनी राशि 4 महीने के लिए और 6000 जोड़ दिया तो इतनी राशि हो गई, और ये राशि है 8 महीने के लिए, इस पे ब्याज निकाल लिया, इस पे ब्याज निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, पूरे ब्याज के बराबर कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? 6 को ब्रेक कर लो, 6 से विभाज्य का मतलब हो गया 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि जो आखिरी का अंक होना चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए। तो भाई ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये नहीं आंसर हो सकता। अब कह रहा है 6 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, या 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, उसको बेटा देंगे। 3 बन गया, 9 बन गया, 7 2 9 बन गया, 4 2 6 बन गया, ये 3 से आपका डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 8, ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 4 2 6 1 बच गया, ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल नहीं था, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। यही आपका क्या है? सही आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी और मूल्य का 80% का बीमा किया गया। उसने कार को 15% हानि पर बेच दिया, लेकिन दुर्घटना के समय पर खरीदार को नहीं दिया गया। दुर्घटना के बाद कार बहुत क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर क्या है? ये देखो बच्चों शायद CHSL का पेपर है, और ये सेम क्वेश्चन, डिक्टो सेम क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी शायद आया था। मैंने ये क्वेश्चन कहीं पे डिस्कस किया है, ये मुझे याद आ रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी में भी आया है, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करा रहा था तभी ये क्वेश्चन मिला था मुझे। देखो कैसे करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी। कितने में खरीदी? 12 लाख रुपए में कार खरीदी। ध्यान से समझना, एक बार में आपको समझ में आएगा। कह रहा है खरीदी और मूल्य के 80% का बीमा किया, इसके 80% का बीमा किया, इसका 80% बीमा करोगे तो इसका 80% कितना हो जाएगा? 4/5, 48/5। इतने लाख का बीमा हो गया। आप इसको लाख में बदल लो तो 5 9 45, 5 36। इतने लाख का बीमा किया। कितने लाख का? इतने लाख की गाड़ी थी और इतने लाख का क्या कर दिया? बीमा कर दिया। अरे जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी पे बीमा होता है। जैसे गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उस गाड़ी की वैल्यू मिलती है। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो जितना खर्च आता है वो मिलता है। अगर मान लो पूरी की पूरी गाड़ी चोरी हो गई या पूरी की पूरी गाड़ी क्रैश कर गई तो उस केस में हमें क्या होता है कि हमें पूरी वैल्यू, जितना हम बीमा कराते हैं उतना मिलता है। कंपनियां, बीमा कंपनियां इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हमें देती हैं। ये नियम है। आगे देखो, उसने कार को 15% हानि पर बेच दिया। इसने कार को क्या किया? 15% हानि पर बेच दिया। 15% हानि पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 85% में बेच दिया। तो 12 का 85% निकाल लो। 12 पच्चे 60, 12 अट्ठे 96, 96 6 कितना हो जाएगा? 102, और 10.2 लाख। 10.2 लाख में क्या कर दिया? बेच दिया। इतने में उसने बेच दिया।
इतने की खरीदी, 15% हानि, मतलब 85% में बेच दिया, तो मतलब इतने में बेच दिया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, लेकिन दुर्घटना के समय पर खरीदार को नहीं दिया। अब बेच दिया, उससे पैसा लिया कि नहीं लिया वो बात की बात है, लेकिन गाड़ी की क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। अब इसने क्या है कि उसको नहीं दिया, बेचने के बाद इसको देना था लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दुर्घटना हो गई गाड़ी की। अब देखो आगे क्या होगा, दुर्घटना के बाद कार बहुत क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। बीमा कंपनी क्या करती है, जो भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमने बीमा कराया है, तो उसका क्या करती है, पैसा देती है। और वो क्या कह रहा है, बीमित राशि का। बीमित राशि कौन सी है, ये गाड़ी थी, हमने बीमा कितने का कराया था, इतने का, तो ये है आपकी बीमित राशि। तो इसका क्या करता है, इसका 90% भुगतान करता है। बीमा कंपनी क्या करती है, बीमित राशि का 90% भुगतान करती है। तो इसका 90% निकाल लो, इसका अगर 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 9 9 81 और 5 86, 8.64 लाख का पेमेंट किया उसने। दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर क्या है, दोनों लेन देन में अंतर क्या है, दोनों लेन देन कहां है, एक लेन देन यहां पे है जो उसने बेचा है, एक लेन देन कहां पर है, यहां पर जो उसको मिला है। तो कह रहा है इसके बीच में शुद्ध अंतर कितने हैं, तो भाई 10.2 लाख यहां पे है और 8.64 लाख यहां पे है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 6। कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है। 80%, 12 8 96, 9.6 यहां पे एकदम सही है, और फिर 9 6 54 यहां पे भी एकदम सही है। यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या, 12 25 60 और 12 8 96, 96 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ये भी एकदम सही है। अच्छा यहां पे है तो 6, मैं कह रहा हूं 6 दिख क्यों नहीं रहा है, मतलब 6 आखिरी में आना चाहिए, तो यही हो जाएगा। अब आगे देख भी लेते हैं, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 1.56 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में मुझे 6 नहीं दिख रहा था, मैंने 6 निकाला, मैं 6 ढूंढ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले ऑप्शन में ही 6 है आपका। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। मैंने क्या किया है, एक तरफ से ये वाला लेन देन का पैसा निकाला है, दूसरी तरफ से ये वाला लेन देन का पैसा निकाला है। कह रहा है दोनों लेन देन में कितने का अंतर है, तो इन दोनों के लेन देन में अंतर निकालना था। 1.56 रुपए का आपका क्या गया अंतर, सिंपल था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी थी। देखो डीआई का सवाल है, पहले तो सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, यदि सरकार ने 2016-17, 2017-18, 2018-19 में व्यय के औसत व्यय में 30% की वृद्धि करने की योजना बनाई है। 2016-17, 2016-17, 2017-18, 2018-19 में व्यय के औसत व्यय, मतलब इन 3 सालों का व्यय निकालो और उसका औसत निकालो, उसमें कह रहा है 30% की वृद्धि की योजना बनाई है। तो 2020-21 में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि अरब रुपए में क्या है। देखो भाषा थोड़ी सी अजीब लगती है कई बार सवाल में, लेकिन अपने से समझना होता है। कह रहा है कि इस समय खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि बतानी है, और ये कहां से निकालेंगे, इसके बारे में तो आगे पीछे सवाल में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में, 16-17, 17-18, 18-19। कह रहा है कि इनका व्यय है और उसमें 30% की वृद्धि करने की योजना बनाई है। और जो वो 30% की वृद्धि है वो किस साल में कर रहा होगा, हो सकता है वो इसी साल में कर रहा होगा। भाई ये हो सकता है करंट ईयर हो, ये पुराना है, तो इनका व्यय निकाला होगा, उसका 30% बढ़ाकर सोचा होगा कि क्या करेंगे, प्रेजेंट में जो प्रेजेंट ईयर है उसमें बढ़ा देंगे, तो ये योजना होगी। चलो भाई अब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ग्राफ हमारा क्या कह रहा है। अब ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऊपर लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या था, 2016-17, 17-18, 18-19, 3 साल कौन से थे, पहले साल देख लो। 16-17, 17-18, 18-19, 16-17, 17-18, 18-19 ये दिया हुआ था। कह रहा है 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20, लेकिन सवाल में जो पूछा गया है क्या है, 2020-21 में पूछा गया है। कहने का मतलब ये पिछले साल है और ये जो है ये करंट ईयर है,
जो 2020 और 21 की बात कर रहा है वो करंट ईयर की बात कर रहा है, मतलब ये रिसेंट पेपर है, तो पेपर के समय की बात कर रहे हैं, जब ये पेपर हुआ होगा उस समय रिसेंट ईयर 2021 चल भी रहा था और अभी भी चल रहा है। तो उस समय भाई क्या प्लान है, कितना खर्चा करेगा, तो कह रहा है इतने 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 इनका व्यय निकालो, उसका औसत निकालो और उसमें 30% बढ़ा दो। तो इनके व्यय का औसत और उसका 30% बढ़ा देना है। तो भाई इनका कितना है 720, इसका कितना है 820, इसका कितना है 845। तीनों को जोड़ दिया तो 8 7 15 1540 और 15 8 कितना हो जाएगा 23 23 85। टोटल कितना आ जाएगा 2385 आ जाएगा। भाई जोड़ दो सभी को, क्या किया मैंने, बस जोड़ दिया 720 820 और 845। मैंने सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहां पे देखो बच्चों 5 और 4 4 कितना आ गया 8 8 8 16 7 कितना हो गया 23 2385 क्या है टोटल 3 सालों का व्यय। हमें क्या चाहिए, इनका औसत व्यय चाहिए, तो 3 से भाग दे दो। 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 2 बचा 3 9 27, 3 5 15। ये हमारा क्या हो गया है 3 सालों का औसत व्यय। 17 16 17 17 18 18 19 इनका औसत व्यय। लेकिन कह रहा है जो प्लान है वो क्या है, इसका 30% ज्यादा व्यय करना है। तो इसका 30% का मतलब ज्यादा करना है का 100 अगर प्लान था तो कितना करेगा 130, मतलब कितना गुना कर देगा, बढ़ा देगा 1.3 टाइम्स। तो बस अगर इतना है तो इसका 1.3 टाइम्स निकाल लो। 13 पच्चे 65, 13 नवैया 117 और 6 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 12 बचा 13 7 91, 91 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो 1033.5 यही आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं 1033.5। छोटा हो जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। थोड़ा सा बड़ा पेज है ना, ये दिक्कत दे रहा है। एक सेकंड देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन है 1033.5 का। हाँ 1033.5 का लास्ट ऑप्शन है, यही आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित आकृति में यदि कोण ABC का मान दिया हुआ है 95 डिग्री और कोण FED कहां पर है, FED इसका मान दिया हुआ है 115 डिग्री, तो कोण APC का मान बताना। APC कौन सा है, ये है। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे और कैसे हल करेंगे। अगर भाई आपके पास में सर्कल है तो सर्कल के अंदर क्या क्या एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। कि अगर जैसे ये जीवा है तो यहां पे सेंटर की बात नहीं कर रहा, तो सेंटर वाले कोण की बात नहीं करेंगे। एक जीवा द्वारा अगर सर्कल पे हम लोग 2 कोण बनाते हैं, अगर ये थीटा होता है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के अंदर अगर हम चतुर्भुज बना दे इस तरीके से, तो ये कोण और ये कोण का जो सम होता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये थीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 180 डिग्री और ये बराबर होता है गामा प्लस थीटा के। और ये जो चतुर्भुज होता है कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो अगर यहां पे देखोगे तो ना तो मुझे ये दिख रहा है ना तो मुझे ये दिख रहा है, तो कोशिश करो चाहे ये बनाने की चाहे ये बनाने की, तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। अगर ये बना तो भी हल कर पाओगे, ये बना तो भी हल कर पाओगे, अगर नहीं बना तो नहीं हल कर पाओगे। तो आपको चतुर्भुज बनाना है, चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। और ध्यान रखना है कि ये P किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो मुझे 2 जगह दिखे, ABC के बाद में D यहां पर है, तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो हमारा एक चतुर्भुज ये बन जाएगा ABCD ये। अब देखो अगर मुझे ये कोण दिया है तो मैं ये कोण निकाल लूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। भाई चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, ये इधर का है ये इधर का, देखने में लग रही है आमने सामने, लेकिन आमने सामने के कोण है। भाई चतुर्भुज को एकदम चपटा कर दिया गया है, तो अल्टरनेट, इसको लिया है तो इसको छोड़ के फिर ये वाला लिया, इसको लिया है तो इसको छोड़ के ये वाला, इसको लिया है तो इसको छोड़ के ये वाला लिया, अल्टरनेट एंगल लेना है। तो ये लिया है तो C को छोड़ा है, D को लिया है, इन दोनों कोणों का सम कितना रहेगा 180 रहेगा। अब अगर ये मालूम है तो क्या ये निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने इसको इससे मिलाया था तो एक ये भी चतुर्भुज बन गया, ये वाला भी एक चतुर्भुज बन गया। इसमें भी भाई आमने के सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है।
तो अगर हमें ये वाला कोण मालूम है तो हमें ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो P एंगल है ये हमारे पास में इस तरीके से बन गया। देखो ये कोण हमें मालूम चल गया, ये कोण हमें मालूम चल गया, हमें कौन सा कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो ये आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया गया, तो ये हमारा क्या है, बहिष कोण है। तो ये जो बहिष कोण होता है अपने सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसका मान इसके प्लस इसके योग के बराबर हो जाएगा। बस ऐसे ही हल कर देंगे। तो आपको ये कोण निकालना है, कैसे, 180 में से घटाओगे। अगर 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाले कोण का मान आ जाएगा 85 डिग्री। अगर 180 में से इसको घटाएंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री। और अगर ये वाला कोण निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है, 8 6 14 और एक कितना हो जाएगा 15। ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी लिख लो, कि जैसे एक हमारी ये जीवा है और ये हमारा एक सर्कल पर बना कोण है और ये हमारा केंद्र पर बना कोण है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होता है, 2 थीटा होता है। ये कितना होता है, ये सेंटर होना चाहिए, ये सेंटर है तो ये कितना है 2 थीटा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगर इसको इधर से मिला देता हूं तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होता है 180 माइनस थीटा होता है। अभी देखो और भी कोण निकाल सकते हो इसमें। अगर आपसे ये कोण और ये कोण पूछा जाए, अगर ये 2 थीटा है, ये भी आपका रेडियस होता है, ये भी आपका रेडियस होता है, तो बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका जो मान होता है ये होता है 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतने सारे कोण आपके प्रॉपर्टी और रहती है। ठीक है, एक ही में लगभग एंगल के सारे प्रॉपर्टी लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से एक डीआई का सवाल है, पाई चार्ट का है, ध्यान से देखेंगे। 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं। पहले तो सवाल पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। वृत्ताकार आलेख में जानकारी के आधार पर, वृत्ताकार आलेख में जानकारी के आधार पर ऑपरेटर P के ग्राहक 3.6 लाख हैं और ऑपरेटर Q के ग्राहक 4.2 लाख हैं, तो शहर C में ऑपरेटरों के ग्राहकों के बीच सकारात्मक अंतर। तो शहर C में ऑपरेटरों के ग्राहकों के बीच सकारात्मक अंतर, तो कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है। चलो भाई ऊपर पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। दो नेटवर्क ऑपरेटर P और Q के शहरों A, B, C, D, E के ग्राहकों के प्रतिशत को दिए गए वृत्ताकार आलेख में दर्शाया गया। कह रहा है P और Q के शहर A, B, C, D, E, मतलब ऑपरेटर P के भी वही शहर है, ऑपरेटर Q के भी वही शहर है। कहने का मतलब कुछ शहरों में ऑपरेटर P भी है और ऑपरेटर Q भी है। तो ऑपरेटर P का भी परसेंटेज बताया गया है, ऑपरेटर Q का भी परसेंटेज बताया गया है। P के भी कुल ग्राहक दिए हुए हैं, Q के भी कुल ग्राहक दिए हुए हैं। P और Q के ग्राहक कहां दिए हुए थे, सवाल में दिए हुए थे। अब देखो अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है बच्चों। हमसे पूछ क्या रहा है, ये फिगर दिखना चाहिए, क्योंकि अगर फिगर ही नहीं दिखा तो हल कैसे करेंगे। ऑप्शन नहीं दिखेगा चलेगा, फिगर दिखना चाहिए। सवाल में बच्चों क्या बोल रहा है कि P के ग्राहक 3.6 लाख है, P के कुल ग्राहक, और ये जो ऊपर का फिगर है ये आपका है ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर P और ये वाला है ऑपरेटर Q। जो नीचे वाला है ये है ऑपरेटर Q। थोड़ा सा ऊपर चलो, क्योंकि C के बारे में पूछ रहा है। अब ठीक है, अब दिख रहा है। तो हमें C का देखना है। C कहां पर है, यहां पर है 15%। भाई ऑपरेटर P में C कितना है 15% और ऑपरेटर Q में C कितना है 23%। लेकिन ये ऑपरेटर P के जो ग्राहक है टोटल ये अलग है और ऑपरेटर Q के जो टोटल ग्राहक हैं ये क्या है, अलग है। ऑपरेटर P के जो ग्राहक दिया है कितना है 3.6, ऑपरेटर P के जो ग्राहक हैं P के कितने हैं 3.6, और इसका कौन से शहर की बात कर रहा है, शहर C में ग्राहकों के बीच सकारात्मक अंतर। ऑपरेटर P के कुल ग्राहक कितने हैं 3.6 लाख और उसमें जो शहर C में कुल का कितना है 15%, तो इसका 15% निकाल। ठीक, इसको 1000 में बदल लो, आंसर आपके 1000 में लिखा हुआ है। तो 3.6 का मतलब होता है 3,60,000 और इसका 15% निकाल लो।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 0 0, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54। जो ऑपरेटर पी के सी शहर में ग्राहक हैं वो कितने हैं? इतने हजार हैं। अगर हम ये पी के हो गए, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के कुल कितने हैं? 4,60,000 है। 4 लाख नहीं, 4,20,000 है। और इसका हमें कितना निकालना है? 23% निकालना है। 4,20,000 का हमें कितना निकालना है? ऑपरेटर सी में कितने परसेंट है? सॉरी, शहर सी में ऑपरेटर क्यू के कितने ग्राहक है? 23% है। तो इसका हमें कितना निकालना है? 23% निकालना है। बटे में कितना हो जाएगा? 100। गुणा कर दो। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। इसके बाद में 2 0। ऑप्शन में यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। यहां पे 3 0 आएगा। दो जीरो से 2 0 कटा, 3,60,000। यहाँ पे 4,20,000 और 23% निकालना है। ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, तो अंत में 4 आना चाहिए। अंत में 4 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। यूनिट डिजिट 4 आपका बन रहा है। डीएस से भी लगा सकते हो, यहाँ पे डीएस लगा सकते हो। दोनों का अंतर ही निकालना है। लटक गया फिर से। ज्यादा बड़ी इमेज है। 1 सेकंड बच्चों, चलो निकाल ही लेते हैं, पूरा ही पूरा निकाल लेते हैं। 23 दूना 46, कितना बचा? 4। 23 चौको 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 92 होता है। 23 चौको 92, 92 4 कितना हो जाएगा? 96। यहां पे एक ज्यादा आ रहा है, 15%, 23%, 3,60,000, 4,20,000। अच्छा, यहाँ पे 2 0 काटा है तो 2 0 आए हैं। यहाँ पे 5,59,000 कैसे हो रहा है? मेरा भेजा खराब हो रहा है। 3,60,000 का 15%, 54,900 आना चाहिए ना। ये 90। एक सेकंड बच्चों, मेरा भेजा एकदम खराब हो गया, पागल हो गया। 4,20,000 का तो सही आ रहा है, 23% लगभग इतना ही आएगा। इसमें मैं कैलकुलेशन का मिस्टेक कर रहा हूँ। ये 3 लाख है, ये 60,000 है, एकदम सही है। 3,60,000, 2 5 0, 2 0 से 2 0 चला गया, 2 0 उतार दिया, 15 छक्का 90। ओके, ये 9 गड़बड़ लिख रखा है। वही मैं कहूँ साला गड़बड़ क्या कर रखा है। 9 भी लिख रखा है ना। 3 0 हो गया और 15 तिया 45 और 54। ये है 54,000, ये है 96,600। तो 96,600 में आपको क्या घटा देना है? 54,000 घटा देना। बस यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो, जरा सा मिस्टेक कर रहे हो और पकड़ में नहीं आ रहा था। ये 9 में से 5 जाएगा कितना? 42,600। 42,600 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं भाई, चल जाओ चल जाओ। चलो बच्चों, 42,600 आ जाएगा आपके क्वेश्चन पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 42,600 आपका क्या आ जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़िया सवाल था पीछे का। दी गई आकृति में कोण ACB, ये वाला ACB, ये वाला कोण, प्लस BAC, ये वाला कोण, इनका जो सम दिया हुआ है, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना है? 80 डिग्री है। कोण BDE, ए मान लो, छोटा ए मान लो, 35 है। कोण, अच्छा ये सीधे सीधे दे रखा है, ये 35 है तो इसको लिख दो। और कोण BCE, ये वाला कोण दिया है, कितना है? 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है? कोण CED, ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। देखो बच्चों, कैसे करेंगे? खाली देखने में बस डरावना है एकदम आसान। पहले क्या करोगे? पहले एक प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे हमारा एक ये त्रिभुज है ABC, इसमें AB को आगे बढ़ाया गया तो ये हमारा क्या है? बहिष कोण है। तो जो बहिष कोण होता है अपने सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो हमें अलग से इसका मान, हमें अलग से इसके मान की जरूरत नहीं, दोनों का योग दिया है तो काफी, यही आ गया। अब देखो क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर हमारे पास में कोई चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज हमारा इस तरीके से भी दिखता है, तो ये हमारा क्या होता है? बहिष कोण होता है।
और एक चतुर्भुज हमारा इस तरीके से भी दिखता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बहिष्कोण है। ये पूरा का पूरा बहिष्कोण, एक बहिष्कोण होता है जो भुजा को बढ़ाने वाला बहिष्कोण होता है। अभी इस केस में हम भुजा को बढ़ाने वाले बहिष्कोण की बात नहीं कर रहे, पूरा एक अंतःकोण है और एक पूरा बहिष्कोण है, एक अंतःकोण है और एक पूरा बहिष्कोण है। तो ये जो पूरा का पूरा बहिष्कोण होता है ये किसके बराबर होता है, मान लो ये A है, मान लो ये B है, अगर ये मान लो C है, तो ये जो बाहर वाला कोण होता है ये A प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। क्यों, अगर मान लो ये थीटा है तो A प्लस बी प्लस सी प्लस थीटा कितना आएगा, 360। और यहां पे भी तो देखो एक बिंदु पर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस थीटा बराबर भी कितना होगा, 360। तो मतलब ये बाहर वाला कोण ये अंदर के तीनों कोणों के बराबर होता है। यहां पे भी अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये वाला जो बाहर वाला कोण रहता है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर रहता है। क्यों, यहां पे अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो अंदर के चारों कोणों का योग भी 360 और यहां पे भी चारों कोणों का योग 360 है। तो थीटा थीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो ये प्लस ए इन सब के बराबर होगा। ये देखो 45, ये देखो 35, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 80, 80 और 80 कितना हो जाएगा 160। तो ये वाले कोण का मान कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। बस देखने में ये डरावना फिगर था लेकिन था क्या, एकदम आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी, इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन, दो ट्रेनें हैं, एक एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर है। एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटा कम तय करती है। ये जो टाइम लेता है इसके टाइम से, अगर ये टी टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लेता है, इससे 5 घंटा कम लेता है। जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत गति एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। एक्सप्रेस की स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है। कितनी है, v-70, या इसको s लिख दो तो ये s प्लस 70, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई बात नहीं, सेम। चाहे यहां पे t हो यहां पे t प्लस 5 लिख दो। यात्री ट्रेन द्वारा यात्रा पूरा करने में लगा समय, यात्री ट्रेन मतलब पैसेंजर तो कह रहा है पैसेंजर ट्रेन का आपको टाइम बताना है। ये जो टाइम है ये आपको बताना है। डिस्टेंस आपको दे रखी है, दोनों मतलब दो स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 1176। इसी दूरी को ये भी चल रहा है, इसी दूरी को ये भी चल रहा है, तो दोनों में तुलना की गई। इसको जितना समय लग रहा है इसको 5 घंटा कम समय लग रहा है, इसकी जितनी स्पीड है उससे 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी कम है। ऐसे सवालों में जिसमें समय का भी अंतर दिया हो और आपको गति का भी अंतर दिया हो तो हमेशा द्विघात समीकरण बनता है। क्या बनता है, द्विघात समीकरण बनता है। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। कैसे हल करेंगे, देखो ये जो दूरी है इसी को ब्रेक करो, ये दूरी आपका आंसर दे देगी। क्यों, क्योंकि ये दूरी में हमेशा जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो इस दूरी में इस स्पीड से भी भाग जाता है और इस स्पीड से भी भाग जाता है। कहने का मतलब अगर मैं इस दूरी को ब्रेक करूं तो मुझे टाइम भी दिख जाएगा, स्पीड भी दिख जाएगी। तो चलो 1176 को ब्रेक करते हैं। 1176 के गुणनखंड करो, किससे भाग चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, तो 4 से भाग दे दो। 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36 और 4 चौको 16। अब किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग दे दो। यहां पे 8 कर लो, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 7 14। अब ये किससे भाग चला जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा, 7 से भाग दे दो। 7 दूनी 14, 7 1 7, ये 7, फिर 8 3 7, एकदम छोटा छोटा क्यों किया मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो जो हमारा टाइम होता है, जो भी हमारा टाइम होता है वो स्पीड से भाग देने के बाद मिलेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 23 घंटा, क्या इससे 23 घंटा बना सकते हो? 23 तो भाई फैक्टर में आ ही नहीं रहा है। अगर 23 नहीं आ रहा तो 23 बनाना मुश्किल होगा, हो सकता है लेकिन मुश्किल होगा। पहले इसको चेक ही नहीं करेंगे। 17 भी नहीं बनना है तो 17 भी नहीं चेक करेंगे। बच्चों 18 बनना है, 3 का एक ही फैक्टर है, 3 के 2 फैक्टर होते तो 18 बनता, मतलब 9 होता तो 18 बनता, 9 नहीं है तो 18 भी नहीं बन सकता। श्योर नहीं हूं लेकिन चांस है कि ये नहीं बनेगा। 12 बन सकता, हाँ यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, 12 बन सकता है। अगर 12 बनाना है तो मैं 12 को अलग कर लेता हूं, 4 और 3 अलग कर लिया तो 2 उधर चला जाएगा, ये हो गया 12। अगर 2 उधर करेंगे तो 7 7 49, 49 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। ये मैंने लिख दिया 12 गुणे 98। अगर ये हमारा समय है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और ये समय किसका है, इसका है। अगर ये इसका समय हो गया 12 घंटे
तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 98 हो गई। अगर इसकी स्पीड 98 है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई? 70 ज्यादा होनी चाहिए। तो 9 7 16 168 होनी चाहिए। और इसका जो टाइम है इससे कितना कम होना चाहिए? अगर 12 घंटे है तो कितना कम होना चाहिए? 7 घंटे होना चाहिए। यहां 7 घंटे कर दिया। अब अगर इतने टाइम में इतने स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलना चाहिए? इतना डिस्टेंस चलना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते, क्या यही आ रहा है? 7 8 56, कितना आ गया? 5, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47, 4 7 1 7 4 11। देखो वही डिस्टेंस आ रही है। इसका मैंने अपने से माना है, मान लिया है कि ये 12 घंटे है तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 98। पैसेंजर की मैंने स्पीड मान ली 98 है और उसका टाइम कितना आ गया? 12 घंटे आ गया। तो इसका 5 घंटे कम समय 7 घंटे और इसकी स्पीड 70 ज्यादा 168 और फिर दूरी निकाली तो क्या आ रहा है? सेम। मतलब जो मैंने माना वही हमारा क्या है? सही आंसर है। तो हमेशा ये जो आपकी दूरी दी रहती है इसी के गुणनखंड करके हम आसानी से ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे बनते हैं, इसमें तो भाई कोई भी ऑप्शन नहीं बना जो हमें मतलब परेशान करे। एक ही ऑप्शन बनना था चेक करने के लिए सबसे पहले। अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते तो पहले एक चेक करते फिर दूसरा चेक करते। लेकिन ये कैलकुलेशन को आपको थोड़ा तेज रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन तेज रखोगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल की तरफ चलते। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये हमेशा तभी करते हैं जब आपको समय का भी अंतर मिले और स्पीड का भी। अगर दोनों स्पीड दी गई है तो रेशियो मेथड यूज कर लेंगे, दोनों टाइम दिया गया है तो रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। देखो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है त्रिभुज ABC में रेखा XY, रेखा BC के समांतर है। कह रहा है रेखा XY, ये वाली जो रेखा है ये BC के क्या है? समांतर है। और रेखा BY कौन सी है? ये वाली रेखा। कह रहा है कोण XYC, इस कोण का क्या है? द्विभाजक। कहने का मतलब जो ये कोण है वही कोण कौन सा है? ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बना है लेकिन ऐसा कोण बनना है। तब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है BC बराबर XY, BC बराबर XY, BC बराबर BY, BC बराबर BY, BC बराबर YC, BC बराबर YC, XY बराबर BX, XY बराबर BX। तो देखो 2 त्रिभुज ले रहा है, एक ये वाला त्रिभुज ले रहा है और एक ये वाला त्रिभुज ले रहा है। इस तरीके से ले रहा है। देखो सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। इसमें आपको कोई एक्चुअल में वैल्यू दे नहीं रखी है तो आप कोई एक एक्चुअल वैल्यू लेके स्टार्ट करो। इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका मान निकालो। मतलब एक त्रिभुज का मान लो, ये वाले त्रिभुज की भुजाएं मान लो, इस तीनों भुजाएं मान लो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसको वैल्यू लेके करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो एकदम आसान वैल्यू होती है। एक मैंने ले लिया 3, एक मैंने ले लिया 4 और एक मैंने ले लिया 5। मैंने ले लिया ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू मैंने ले ली 4 और ये वैल्यू क्या है? 5। अब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, अब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां पे चला गया और इसके समांतर एक रेखा यहां पे खींच दी इस तरीके से। तो मुझे मालूम है ये टोटल कितने का है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का। अब देखो ये हो गया। अब सिमिलरिटी से आप क्या कर सकते हो? ये वाली भुजा निकाल सकते हो। सिमिलरिटी से आप क्या कर सकते हो? ये वाली भुजा भी निकाल सकते हो। सिमिलरिटी से क्या कर सकते हो? ये वाली भुजा भी निकाल सकते हो। और अगर ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है तो आप ये भुजा भी निकाल सकते हो। तो देखो सारी की सारी भुजाएं हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सारी की सारी भुजाएं निकाल सकते हैं तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। लेकिन देखो बेसिक तरीके से बिना वैल्यू रखे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब आपको इसमें एंगल बाइसेक्टर दिया और पैरेलल लाइंस दी है तो एंगल बाइसेक्टर और पैरेलल लाइंस की थ्योरम लगाते हैं। एंगल बाइसेक्टर का तो मैंने लगा दिया। अब देखो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि ये जो कोण होता है वही ये कोण होता है। अगर ये थीटा तो ये टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 2 थीटा। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? अरे भाई ये भी तो थीटा हो जाएगा। वैसे भी देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये थीटा था, ये थीटा। अब अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं, किस त्रिभुज की? BCY की बात करते हैं। BCY में देखो ये कोण कितना है? थीटा है। ये कोण कितना है? थीटा है। तो त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कहने का मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा? CY। BC बराबर क्या हो जाएगा? CY। देखो किसी ऑप्शन में दे रखा है BC बराबर CY। ये आपका ऑप्शन क्या है? B सही हो जाएगा। अब अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया सही है तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सही हो चाहे ना सही हो छोड़ दो, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
सिंपल सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर हम भुजा से भी करते तो आपकी भुजाएं सारी निकालते तो आप देखते कि इस भुजा का मान और इस भुजा का मान बराबर आ जाता। इसमें लेकिन बहुत सारी थ्योरम लगानी पड़ती है, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ता। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये भुजा का इस भुजा से अनुपात, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात, अगर मैं इसको नाम दूं तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों मैं जो बोल रहा हूं, ए वाई अपॉन में एक्स वाई बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में बी एक्स। इससे आप सारी वैल्यू निकालोगे, पहले एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू निकल जाएगी, फिर इससे ये वैल्यू निकल जाएगी, फिर थेल्स थ्योरम लगा के ये बटे ये बराबर ये बटे ये निकल जाएगा, सिमिलरिटी लगा के इसका पूरे से जो रेशियो है इसका इससे रेशियो आएगा तो ये वैल्यू निकल आएगी। सारी की सारी भुजाएं आप निकाल सकते हो। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? तो जो आज के इतने ही सवाल हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल थे, तो बहुत ज्यादा सवाल मैंने नहीं लिए हैं ताकि आप इन सवालों को फिर से देख सको, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर सको और एक बार इन सारे सवालों को आप अपने से फिर से दोबारा ट्राई करो और देखो कि आप सारे के सारे सवालों को निकाल पा रहे हो कि, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बढ़िया सवाल है तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा सोचने के लिए और उसको हल करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखना। चलो।